आपको वॉइस भी क्लियर आ रही है तो फिर हम स्टार्ट करें। श्योर मैम, यू कैन स्टार्ट। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने ये टाइटल लिखा है, इस पे बात करते हैं। टाइटल को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कैपिटलाइज किया हुआ है, गुड जॉब। ठीक है, तो आपको कैपिटलाइजेशन के रूल्स का पहले से ही आइडिया है। उसके बाद मैं ये प्रेफर करूंगी आपको, मैं प्रेफर खुद भी इसी तरह से करती हूँ कि इसको आप ब्लैक से लिखें, ब्लैक मार्कर से। ठीक है, प्रेजेंटेशन के हवाले से बता रही हूँ, दीज आर नॉट टेक्निकल थिंग्स, उन पे हम बाद में आएंगे। पहले जो भी छोटी छोटी चीजें हैं आपके फाइनल एग्जाम में बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए, उस सब पे बात कर लेते हैं। ये ब्लैक से हो जाएगा, फिर ब्लू से आउटलाइन हो जाएगी। ठीक है, और फिर ब्लैक से दोबारा से इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, ब्लैक से। ठीक है, ये ओके मैम। हेडिंग, हेडिंग ब्लैक से हो जाएगी। फिर आपने ब्लू इंक पेन से या जिस भी चीज से आप लिखते हैं उससे आप इंट्रोडक्शन के नीचे वाले चीजें लिखेंगे। अब ये तो आपकी बेसिक प्रेजेंटेशन के हवाले से बातें हो गई। अब हम देखते हैं आपकी बाकी की जो आउटलाइन है उसको। ठीक है, आपने जो है वो जेनेरिक स्टांस लिया है। ठीक है, बेहतर होता कि आप यहाँ लिख देते कि ये किसके वर्ड्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी जेनेरिक स्टेटमेंट हो गई। ओके, फिर ये आप थोड़ा स्पेसिफिक आपने बात की है कि द इशू एक्सटेंड्स बियॉन्ड एजुकेशन अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक competitiveness एंड सोशल मोबिलिटी। गुड जॉब। ठीक है, उसके बाद जो थीसिस स्टेटमेंट है ना आपकी, आप थीसिस यहाँ पे यस लिख दें मैम। आप। ठीक है, थीसिस यहाँ पे लिखें, राइट करें। क्यों? क्योंकि आपने जेनेरिक स्टेटमेंट लिखी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखी, पर थीसिस स्टेटमेंट आपने सिर्फ उसका नाम मेंशन कर दिया। ठीक हो गया, तो भले ही वो ओके दो मैम। तीन लाइन जितनी भी थी वो थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते, यहाँ तो फिर आप लिखे ही ना। अव्वल तो ये है कि आप लिखे ही ना, तो फिर ये सब भी ना लिखे, सिर्फ इंट्रोडक्शन और नीचे ये सेकंड हेडिंग। लेकिन क्योंकि आपने जेनेरिक ये स्टेटमेंट भी लिख दी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी लिख दी, तो फिर यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट भी आप लिखते। ठीक हो गया, ताकि अच्छा मैम, यूनिफॉर्मिटी आए। अगर हम यहाँ पे थीसिस लिखें तो फिर आगे एंट्री में लास्ट में मेंशन करनी होती है या वहाँ पे जी जी, नहीं बिल्कुल करेक्ट? करनी होती है, वहां पे भी करेंगे। ये तो सिर्फ आउटलाइन है, आउटलाइन तो आपकी काउंट नहीं होती। आउटलाइन सिर्फ एडिशनल चीज होती है जो एग्जामिनर को हेल्प आउट करती है आपके एस्से को अंडरस्टैंड करने में, कि आगे आपने किस फ्लो में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अगर आप थीसिस लिखेंगे ना, तो दोबारा से नीचे एस्से में तो लिखनी ही पड़ेगी। जिस तरह से एस्से में ओके। दोबारा आपने ये भी तो लिखा होगा ना, एस्से में ये भी तो लिखा होगा, राइट? ऐसा जी तो जी, नहीं है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल। यहाँ पे आउटलाइन में लिख दिया तो फिर नीचे एस्से में नहीं लिखा, वहां पे भी लिखा होगा आपने। तो इसी तरह से जब आप थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, दोबारा नीचे एस्से में भी लिखेंगे। ठीक है, ओके मैडम। इसके इसमें यह है कि यहाँ तो आप ये दोनों भी ना लिखते ना, फिर मैं आपको कुछ ना कहती, क्योंकि आपने ये दोनों लिखी हुई हैं, जेनेरिक हम्म। स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट। इस वजह से बेहतर ये है कि थीसिस स्टेटमेंट भी आप मेंशन करते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर नहीं लिखनी है तो फिर कोई भी ना लिखे। ठीक हो गया, ओके ओके, ठीक हो गया। ठीक है। अब देखें, ये जो है आपकी हेडिंग नंबर 2 है, अंडरस्टैंडिंग द थीम, वाई एवरी चाइल्ड मैटर्स। ठीक है, इसमें मैं आपको ये अप्रिशिएट करूंगी कि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक शो किया है, बिकॉज एवरी चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है ओके। एवरी चाइल्ड। तो आपने सिंगुलर के लिए क्या करते हैं, वर्ब को भी सिंगुलर लिखते हैं, और जब वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो उसके साथ एस लगता है, जो कि आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैटर्स। ठीक है, अगर आप लिखते हैं श्योर। एवरी चाइल्ड मैटर तो गलत हो जाता, तो आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ठीक से हेडिंग में मेंशन किया है। और दूसरा जो मैं अप्रिशिएट करूंगी वो ये है कि आपने कैपिटलाइजेशन भी ठीक की हुई है। ऑल राइट, देखें श्योर। ये भी सब कैपिटल में है, सब कैपिटल में सवाए आर्टिकल के, क्योंकि आर्टिकल को हम कैपिटल नहीं करते, तो उसके भी आपको फुल मार्क्स जाते हैं। अब श्योर मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके थोड़ा वह चीजें अब जो हैं जिन पे हम ज्यादा बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ डिटेल में बात इस वजह से करेंगे क्योंकि कुछ जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए। अब क्या हुआ, ये आपकी हो गई हेडिंग, ऑल राइट, ये आपकी हेडिंग है। अब ये उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको आपने बना दिया है सब हेडिंग। ठीक है, ये आपने सब हेडिंग बनाई है। क्यों? क्योंकि ठीक ठीक। आपने सब कैपिटल किया हुआ है ना, आर्टिकल के अलावा बाकी सबको आपने कैपिटल किया हुआ है। दिस मीन्स दिस आर्ग्यूमेंट इज योर सब हेडिंग। And what are these? These are the justifications of the argument itself, right? These are the श्योर मैम। justification, the evidence or the examples, whatever you have given. अब देखें होता क्या है कि आर दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज योर
एविडेंस। ठीक है। अब ओके ये जो मैम। आर्ग्यूमेंट की हेडिंग है ना, ये इस पे लिखा हम्म। जाएगा एक पैराग्राफ। तो आपने ये बताना है एक पैराग्राफ में सब कुछ, है ना। एक पैराग्राफ में आप ये सब बताएंगे। लेकिन क्योंकि आपने इसको ए और बी अलग अलग करके लिख दिया, तो इससे एग्जामिनर को क्या लगेगा कि इस पे आप दो पैराग्राफ लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये ए बी अलग अलग हो गया। आप ये क्या करते कि केस स्टडी भी फिर यहाँ पे ब्लैक मार्कर से लिखते हैं और फिर उसके आगे ये मेंशन कर देते। यहाँ पर क्या करते कि ये लिखते ही ना, आप सिर्फ केस स्टडी लिखते और साउथ कोरिया ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। और फिर जब आपने ये केस स्टडी लिख दिया ना, फिर ये टी छोटा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया आपका, ये हेडिंग नहीं है। कैपिटलाइजेशन कहाँ लगती है? सिर्फ हेडिंग के ऊपर। ये वैसे क्या है, आपका फ्रेज है। ठीक है। ओके मैम। मतलब यहाँ पे आपका ये कहने का मकसद है कि मतलब जैसे कि मैंने इसको अलग पॉइंट करके लिखा है कि अलग करके लिखा है, इसको ज्वाइन वो करके मुझे लिखे। नहीं क्यों? लिखना क्योंकि चाहिए। एक पैराग्राफ जी। क्योंकि आई आपने गॉट जितने इट। यहाँ पे पॉइंटर्स देते जाएंगे ना, उस पे एक एक पैराग्राफ अब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आपने लिखा आई हुआ गॉट इट। एक पैराग्राफ है ये, तो इसको आप क्लब कर दें। श्योर, अब आई हम गॉट इट आगे मैम। बढ़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे और ये थोड़ा इससे के स्ट्रक्चर में ये थोड़ा मसला था, तो वो मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपने क्या लिखा? एन आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इज अ नेशनल एसेट लेफ्ट अनटैप्ड। ठीक है। दिस इज योर हेडिंग नंबर 2 एंड दिस इज योर पैराग्राफ नंबर 2, है ना। यस मैम। तो पैराग्राफ नंबर 1 इज दिस एंड देन पैराग्राफ नंबर 2 इज दिस। तो अब देखें इसमें क्या लिखा है आपने। हाँ, इसमें देखें आपने सिर्फ यही लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको ये ए वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस दिस इज एनफ जो डायरेक्टली आप लिख रहे हैं। अब आपने क्या कहा कि एवरी एक्सक्लूडेड चाइल्ड इज अ लॉस्ट डॉक्टर इंजीनियर एंटरप्रेन्योर। ठीक है। लेकिन आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। ठीक है। जस्टिफिकेशन आपने कहाँ दे दी? अपने आर्ग्यूमेंट के नीचे, बिकॉज दिस इज योर आर्ग्यूमेंट एंड नाउ हम्म। यू आर सपोज टू गिव एविडेंस। ऑल राइट। So rather than श्योर। giving the evidence, you gave the justification. Just like जैसे मैंने आपको इरशाद का ऐसे दिखाया था, और पहले और मेरे एक और स्टूडेंट उनका दिखाया था, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट पे इरशाद ने लिखा होता, तो उन्होंने क्या दी हुई थी नीचे? जस्टिफिकेशन दी हुई थी। याद है? तो मैं आपको कह रही थी कि यहाँ पे क्या आते हैं? कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड फिगर्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स आती हैं, या केस स्टडीज आती हैं, या आपका कोई भी आर्गुमेंट आता है। ठीक है। आर्गुमेंट के अंदर क्या आता है? एविडेंस आता है। ठीक है। तो उन्होंने भी इसी तरह से जेनरिक बात की थी जैसे आपने जेनरिक बात की है। अब ये बात बात तो ठीक है, बट ये बात कहाँ लिखी जाएगी? पैराग्राफ में लिखी जाएगी, बॉडी पैराग्राफ में। ओके। यहाँ पे श्योर, आपने आई जो भी गॉट इट। लिखना है ना, स्टेट्स लिखने होते हैं किसी इदारे के बारे में, किसी इदारे ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो कि कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है। अब ये क्या हो गई? अब गड़बड़ हो गई आगे चल के। कैसे? उस चीज का आपने अलग एक हेडर बना दिया। ऐसे जो होता है ना, वो कभी भी आपकी फैक्ट्स एंड फिगर का कोई फैक्ट शीट नहीं होता। ठीक है। तो ये हम्म। आपने फैक्ट्स अलग पैराग्राफ में दे दिए। असल में इसको आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स के आर्गुमेंट में यूज करते हैं, रदर देन कि एक अलग पैराग्राफ इस पे लिखें। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि इसको क्रॉस कर दें। ठीक हो गया। इसको हम ऐसे से रिमूव कर देंगे। और ये जो अच्छा। इंफॉर्मेशन है, इसको हम कहाँ यूज करेंगे? अपने अदर आर्ग्यूमेंट्स में। ऊपर वाले होंगे आई या गॉट इट। नीचे वाले होंगे उनमें, ये मुझे चाहे भी ये मैम थोड़ा बात है। डाउट फील हो रहा था कि जो मेरे स्टैटिक्स हैं, जो फैक्ट फिगर्स हैं, वो मैं किसी पैरा में ऐड करूँ, वो बेटर रहेगा ताकि मैं जी आउटलाइन में ऐड करूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, एग्जामिनर बेचारा इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन के बाद थीम पढ़ेगा, फिर एक और दूसरा, फिर तीसरे पैराग्राफ पे आते हुए भी जेनेरिक बातें ही चल रही हैं अभी तक, है ना। हम्म। तो फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल। पढ़ेगा तो वो बोर हो जाएगा, ये ड्राई फिर बन बिल्कुल। जाएगा ऐसे, इस वजह से। और थोड़ी समझिए। आउटलाइन भी इसी वजह से ना थोड़ी रफ लग रही है मुझे, बहुत लेंदी हो गई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू गॉट इट। क्योंकि देखें, हम्म। अगर ये इस तरह से छोटी छोटी बातें आप अलग अलग पॉइंटर बना कर लिखेंगे, तो आपकी आउटलाइन की जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी खराब हो जाएगी। आउटलाइन में हम क्या देते हैं? आर्ग्यूमेंट देते हैं, और आर्ग्यूमेंट के नीचे देते हैं एविडेंस, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है, फिर नीचे आता है एविडेंस। ठीक है। जिसको आप केस एविडेंस। स्टडी, श्योर। फैक्ट्स एंड फिगर कुछ भी कह सकते हैं। अब ये बीच में आ गए, आपकी आउटलाइन की क्या यूनिफॉर्मिटी खराब हो गई, इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया। ठीक है। तो इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 पे। 4 पे हेड, फोर्थ जो हेडिंग है, दिस इज व्हेन यू आर हिटिंग द टॉपिक। उससे पहले आप सिर्फ जेनेरिक बातें कर रहे थे।
ठीक है। हम्म। फोर्थ हेडिंग मुझे जो ऐसा कि, फील हो रहा था कि मैडम के पहले ना एक ग्राउंड सेट करना चाहिए कि हमें क्या बात करनी है, उस बात का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास क्या है, फिर जाके जो एग्जैक्ट पॉइंट है उसको हिट करें ताकि ये बेहतर रहेगा। फिर मुझे ठीक ये है। भी डाउट आ रहा था कि डायरेक्टली जो मेन हेडिंग है उसको हम जाके हिट करें। हाँ मतलब ये या तो कंफ्यूजन रहती है या तो मेरी वीकनेस है कोई। जी जी, नहीं ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि दो तरीके होते हैं किस ऐसे को डील करने के लिए, ठीक है। ये आपके टॉपिक पे भी डिपेंड करता है और ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ और चॉइस पे भी डिपेंड करता है। आपने हम्म। आपने जो है वो, आप जैसे आपने जेनेरिक स्टेटमेंट दी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी और फिर आप थीसिस पे आए ना, तो ठीक है, दिस इज वन अप्रोच एंड आई ऑल्सो फॉलो दिस अप्रोच। लेकिन फिर दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिफरेंट अकेडमीज में जाते हैं, तो उनकी अपनी अपनी सबकी अप्रोच होती है। तो लाहौर में मोस्टली जो अकेडमीज है वो कहती हैं कि आप डायरेक्ट टॉपिक पे हिट करें, ठीक है, डायरेक्ट बात करें टॉपिक पे और बस बेस बनाएं और आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो आपने इस तरह से नहीं बिल्कुल किया, इट बिल्कुल इज मैडम। फाइन, मैंने भी आपने नहीं मैंने किया। भी यही पढ़ा है किसी तरह से। अच्छा, कौन से टीचर से पढ़ा है आपने? मैम सर एतजाज फायो सर से अच्छा, मैंने आउटलाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो सर ने भी यही बात कही थी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, सही है। जी मैम। असल में ये जैसे मैंने कहा ना कि ये टॉपिक पे भी डिपेंड करता है और पर्सन की उस पे भी। आपने अभी उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, आपने डायरेक्ट हिट नहीं किया टॉपिक को। आपने पहले जेनेरिक हम्म। स्टेटमेंट दी, फिर स्पेसिफिक दी, फिर थीसिस दी इन इंट्रोडक्शन, और आपने टॉपिक को भी इसी तरह से किया। सेकंड हेडिंग आपकी जेनेरिक थी, उसके बाद ये आपकी श्योर। थर्ड हेडिंग है। थर्ड तो मैंने कटवा दी, तो ये थर्ड हो गई। तो थर्ड पे अब आप बता रहे हैं कि रूट कॉजेज क्या है बिहाइंड पाकिस्तान आउट ऑफ स्कूल क्राइसिस। क्राइसिस। चिल्ड्रन मिसिंग है, ठीक है, आउट ऑफ स्कूल क्राइसिस, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन क्राइसिस। श्योर। अब हम आपकी ये देखते हैं, ये क्या है, ये आपका है आर्ग्यूमेंट, है ना। आपने इसको कैपिटलाइज किया हुआ है, इसको भी आपने हेडिंग बनाया हुआ है। अब देखिए आपकी यहाँ पे केस इन पॉइंट मिसिंग है, इधर भी केस इन पॉइंट मिसिंग है। आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन उसका एविडेंस हम्म। नहीं है। तो आपने एविडेंस कहाँ देना होता है? आर्ग्यूमेंट के नीचे, ठीक है। तो जो एविडेंस आपने पैराग्राफ में लिखा होगा ना इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, वो आप यहाँ पे, हम्म। जैसे ये आपने केस इन पॉइंट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी देना था ताकि यूनिवर्सैलिटी मेंटेन होती, ठीक है। यहाँ श्योर। अगर आपको नहीं देना तो आप यहाँ से भी हटा दें फिर, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि फिर आप यहाँ से केस एंड पॉइंट हटा देंगे तो आपकी आउटलाइन जो है उसका सब्सटेंस इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, मतलब आपके आर्ग्यूमेंट सब्सटेंशिएटेड नहीं रहेंगे क्योंकि उनके नीचे एविडेंस नहीं है। तो वो एक जेनेरिक सी बात हो हम्म। जाएगी, जैसे परसिस्टेंट पोवर्टी इज अ बैरियर टू चिल्ड्रंस एजुकेशन। फिर आपने कहा वीक पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड पुअर गवर्नेंस, पुअर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो सीधे सीधे अच्छा बस मैडम आपने ये फ्रेजेस लिखे हुए हैं मैडम ना। मैडम ये बात लाजमी है कि अगर हम किसी एक हेडिंग में लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में लिख रहे हैं, केस एंड पॉइंट, तो सभी में लिखना पड़ेगा। अगर हम किसी बिल्कुल, एक में भी नहीं लिख रहे हैं तो मतलब किसी में भी ना फिर सब लिखें। में भी ना लिखे, हाँ बिल्कुल। क्योंकि इसको यूनिवर्सैलिटी कहते हैं और ये फॉलो करनी पड़ती है ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक रहे। अच्छा समटाइम ऐसे ही होता है, कभी कभी हमारे जहन में कोई मेमोराइजेशन आ जाती है केस एंड पॉइंट की। कभी वो आगे तक जाके जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो वहां पे हमें याद आ जाती है, जहन में क्लिक हो जाती है। तो वो भले तो अगर फिर। बाद में क्लिक हो रही है तो बाद में आप पैराग्राफ में लिख दें, यहाँ पे अगर एटलीस्ट आपको एक याद है तो एक लिखें। देखिए यहाँ पे आपने दो में मेंशन किया हुआ है, तीन पॉइंट, दो पॉइंट में किया हुआ है, दो में नहीं किया हुआ, ठीक है, और दो के दो हम्म। स्टार्ट वालों में नहीं किया हुआ। जी अब जी। आप बस यहाँ पे लिख दें कि 40% ऑफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी, ठीक है। सो हम्म। एजुकेशन जो है वो कैन नॉट बी द प्रायोरिटी। हम्म। बस सिंपल सा ये लिखना था। और वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड पुअर मतलब गवर्नेंस, थोड़ा यहाँ पे ना आप हमें भी ट्वेंटी हमें फाइव ए का जिक्र कर दें आर्टिकल, ठीक है। कि वो आगे लैक मैंने ऑफ टेम, मेंशन किया हुआ है पैराग्राफ में। जी तो मैं यही कह रही हूँ, आपने पैराग्राफ में जो एविडेंस दिया हुआ है ना वो आप आउटलाइन में बताएं यहाँ पे, ठीक है। ताकि बिल्कुल। एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाए कि आप क्या बात करेंगे, इस आर्ग्यूमेंट में बात क्या है, इसमें एविडेंस क्या है, ठीक है। वरना तो फिर ये जेनेरिक सी बात हो जाएगी अगर आप इसमें कोई आर्ग्यूमेंट के नीचे एविडेंस नहीं देंगे तो। फिर ओके आपने आई क्या गॉट कहा, इट सर। अनट्रेंड अनट्रेंड टीचर्स एंड पुअर क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, इसमें भी बताएं। बजट की बात करें, जीडीपी का पता नहीं कितना कितना परसेंट होता है, 2% भी नहीं देते, 1.5%, ठीक है, एजुकेशन पे होता है। बिल्कुल रिकमेंडेड कितना श्योर। है, 4 to 6% है, ठीक है, ऐसा ही है तो इसमें बिल्कुल। ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये आपने बात कर दी।
ये तो रिसेंट फिनोमेना है पाकिस्तान का, तो ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का इशू है कि फ्लड क्राइसिस वगैरह से बहुत पहले का है। ठीक है, फिर आपने क्या कहा कि वाई एवरी आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान फ्यूचर। एक्चुअली में दिस इज योर स्टांस, जो कि आपने फोर्थ हेडिंग में आके दिया है। ठीक है, दिस श्योर। इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, दिस इज द टॉपिक। आप बिल्कुल एंड में टॉपिक पे आए हैं, बहुत लेट करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अच्छी आर्गुमेंटेशन ऊपर नहीं की, एग्जामिनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एग्जामिनर इज नॉट योर टीचर, जो कि पूरा पूरा इवेल्युएट वो वहां पे नहीं करेगा, वो वहां पे क्या करेगा, चेक करेगा और डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हमें हमेशा जब भी ऐसे लिखना है, एग्जामिनर को माइंड अपने जहन में रख के लिखना है, कि किसी भी तरह से हम उसको हर्डल्स क्रिएट ना करें, बल्कि उसको फैसिलिटेट करें जितना हो सकता है उतना। तो मैं कहती हूँ कि सेकंड हेडिंग अगर आपकी जेनेरिक है ना, तो एट थर्ड हेडिंग जो है ना, वो टॉपिक पे जी होनी जी। चाहिए। दैट्स इट। पहला तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड आपकी जेनेरिक हेडिंग होगी, और थर्ड आपका टॉपिक होना चाहिए। थर्ड से ठीक नीचे है नहीं जाना चाहिए, आई नोट इट। जी, थर्ड से टॉपिक पे आ जाना चाहिए। अब फिर आपने, अब हम आर्गुमेंटेशन देखते हैं इस पे, वीक ह्यूमन कैपिटल रिस्ट्रिक्ट्स नेशनल ग्रोथ। ठीक श्योर। है, अब पता चल रहा है ना कि पाकिस्तान का फ्यूचर है क्या, नेशनल ग्रोथ, वो इम्पेक्ट हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। क्यों? वीक कैपिटल, वीक ह्यूमन कैपिटल की वजह से, क्योंकि आपका ह्यूमन कैपिटल तो डेवलप नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अब आप टॉपिक बिल्कुल। पे बात कर रहे हैं। हमें अपना हर आर्ग्यूमेंट जो है ना, वो टॉपिक से लिंक करना है, और टॉपिक ये है पाकिस्तान फ्यूचर और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो ये बात तो जहन में रहेगी। हर बॉडी पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन होगी, कंक्लूडिंग सेंटेंस जिसको कहते हैं, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करेगा, जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया है, जैसे ये वाला है आर्ग्यूमेंट, फिर आएगा उसका जैसे एविडेंस। ठीक है, ये तो जस्टिफिकेशन है, ये एविडेंस तो नहीं है। ठीक है, फिर बिल्कुल। उसका आएगा जी। एविडेंस। एविडेंस के बाद लास्ट जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है ना, वो आपकी पूरी बात को क्या करेगा, समराइज करके लिंक करेगा टॉपिक से, कि देखें अब श्योर इससे ये बिल्कुल। साबित होता है कि आउट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारी नेशनल ग्रोथ को में पार्टिसिपेट ये नहीं कर रहे, या उसको वो कर रहे हैं, उसके लिए एक ऑब्स्टेकल है। ठीक है, उसको स्मूथ नहीं कर रहे, या उसमें पार्ट नहीं ले रहे। तो कैसे भी करके हर कंक्लूडिंग सेंटेंस को बॉडी पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, उसको इसी तरह से लिंक करेंगे कि लॉस्ट हम्म। अपॉर्चुनिटी है। ठीक हो गया, एक तो ये मैंने आपको जेनरिक बात पहले ही बता दी है आपके नेक्स्ट श्योर। एसेस वगैरह के लिए, कि उसमें आपने इसी तरह से कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना है, क्योंकि बच्चों को बात पता नहीं होती, बहुत सारे बच्चों को, जैसे आपको कैपिटलाइजेशन का पता है ना, देखिए आपने हेडिंग कैपिटलाइज की हुई है ना, ये देख यस लीजिएगा, शायद फॉर जो है वो इसमें एफ स्मॉल होगी फॉर की, ये देख लीजिएगा कि इस्तेमाल है मैम, ये फॉर, इस्तेमाल है, थोड़ा राइटिंग अच्छा स्टाइल है तो ये इस्तेमाल है। अच्छा ठीक है, ये स्मॉल है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, तो उनको पहले मैंने ये बताया। ठीक है, फिर बहुत सारे बच्चों को क्या पता नहीं होता, पैरेललिज्म का पता नहीं होता, तो उनको फिर मैं वो सिखाती हूँ। जैसे आपने ये हम्म। जस्टिफिकेशन दी हुई है, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि केस इन पॉइंट देना होता है, जो आपका एविडेंस होता है, और वो हर आर्गुमेंट के बाद देना होता है। ठीक है, नहीं देना तो फिर ना दे, फिर आप डायरेक्टली ये ब्लैक ब्लैक से जो आपने लिखा हुआ है ना, बस यही लिखें। लेकिन अगर देना हम्म। है तो फिर यूनिवर्सिटी सब में दे, और ये तो आपकी जस्टिफिकेशन है, यहाँ पे केस इन पॉइंट आएगा। आप बताएंगे कि ह्यूमन कैप HDI पाकिस्तान में कितना है, पाकिस्तान का 0.41 जो है वो उसमें उसका स्कोर है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और फिर रैंकिंग वगैरह क्या है तो वो आगे आप बता आगे देंगे। मैंने भी वगैरह आपको ना एक एग्जांपल दिए साउथ कोरियन ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की, लेकिन हम्म, वो मेरे यहाँ पे मेंशन नहीं किए। नहीं आपने ऊपर की हुई है, वो ऊपर हम देख के आए हैं, जो आपका सेकंड सेकंड पैराग्राफ था ना, उसमें थी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कहाँ थी, इधर थी, मैंने पढ़ी थी अभी। नहीं मैम, साउथ साउथ कोरियन मॉडल ये की वो रहा, मैंने पैराग्राफ में। ये रही। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऊपर हम पढ़ के आए थे। अच्छा, ओके। अब यहाँ पे केस मिसिंग है, ये तो मैंने आपको सारे बता दिए ना, पोवर्टी का मैंने बताया जी 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 40%, जी जी, ये और हो ये गया। GDP का बता दिया। अब हम आपका मेन ये आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं। अब इसमें आपने कहा पोवर्टी बिकम्स अ मल्टी जनरेशनल ट्रैप। अब बताएं, ये बात आपने ऊपर नहीं की हुई, वो जो आपने रूट कॉजेस दिए थे, की हुई थी ना, इसी वजह से मैं बिल्कुल। कह रही थी कि ये चीजें रिपीट हो रही हैं, रेपिटेशन हो जाती है, वही जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस स्टूडेंट का भी दिखाया था, कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे थे, तो मैंने कहा भाई लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस जो है, वो एक्चुअली वही रेमिफिकेशंस है। वाई? बिकॉज इट इज मिसिंग लिंक, राइट? हम्म।
तो वो रिपीट हो रहे थे। तो मैंने उस स्टूडेंट को भी कहा कि आप ये कॉन्सिक्वेंसेस ना लिखें, because these consequences are actually the ramifications of the fact that missing government local government is a missing link. And right now the out of school children जो हैं वो पोवर्टी है उसकी वजह से आउट ऑफ स्कूल है, फिर वो आउट ऑफ स्कूल है इस वजह से पोवर्टी और ज्यादा परपेट्रेट हो रही है। तो ये एक ही बात है, लिंक हम्म। हो रही है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट वाला सीन बन रहा है। तो आप इसको यहां से हटा दें, बल्कि इसी इंफॉर्मेशन को नीचे अपने आर्गुमेंट पे ले जाएं, और ये हेडिंग रिमूव करके वो नीचे वाली हेडिंग जो है, जो मेन आपका स्टांस है, उसको ऊपर ले आए, थर्ड नंबर पे ले आए। ठीक है। और अपने ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये क्या लिखा है आपने, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो या इसको आप नीचे ले जाएं। ये अनट्रेंड जो है, ये सारे पॉइंट्स बाद में आएंगे, प्रायोरिटाइज करें अपने आउटलाइन को और अपने एसे को। टॉपिक पे बात पहले करेंगे, उसकी बाद जो रिजल्ट आ रहा है, इफेक्ट है, वो बाद में करेंगे। ठीक है। ओके मैडम। अब हम पढ़ते हैं, ये आपने कहा पोवर्टी दिस, अब इसका मुझे केस इन पॉइंट चाहिए, यहाँ पे भी मुझे और केस इन पॉइंट चाहिए। ये जस्टिफिकेशन है, और ये आपने ऊपर भी लिखी हुई थी बात जो मैं कह रही थी, है ना, कि बात तो ठीक है लेकिन ये बॉडी पैराग्राफ में आएगी, तो ये सेम वही बात है जो ऊपर हम पढ़ के आए। इसी वजह से तो रेपिटेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि आपने एक्चुअली जो ऊपर चीजें आपने लिखी हुई थी ना, वो यही इसी आर्ग्यूमेंट का पार्ट बननी थी, इसी आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट बननी थी। तो इससे क्या होगा, आपके पैराग्राफ्स तो बढ़ते जाएंगे लेकिन उनमें आर्ग्यूमेंट्स की कमी होगी और रेपिटेशन होगी, और फिर एग्जामिनर को लगेगा कि इसके पास तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इस वजह से ये बार बार सेम सेम बातें रिपीट कर रहा है। ये भी बात हम ऊपर पढ़ के आए हैं, है ना। मुझे श्योर बताएंगे मैम, क्या लिखा दिखाइए। हुआ है, वीक गवर्नेंस एंड पुअर डेमोक्रेसी, ठीक हो गया ये, आप अभी आप याद रखें, वीक गवर्नेंस एंड पुअर डेमोक्रेसी। अब ऊपर चलते हैं हम। जी मैं चाहती क्या, वीक गवर्नेंस एंड पुअर डेमोक्रेसी, वीक, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, पुअर वीक गवर्नेंस आ पॉलिटिकल गया, कमिटमेंट। सेम बात बिल्कुल है आइए। है ना। इसकी बातें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की यही है ना पोवर्टी कि की, देखें, एक कास्ट की वजह से ना वो एक कॉन्सिक्वेंस बन रहा है। जी, तो यही मैं कह रही हूँ कि इस सब को ना मिला के मर्ज करके अपने आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट बनाएं ताकि आपका स्टांस स्ट्रांग हो। समझ ठीक। रहे। पहले ही आपने रूट कॉज दे दिए कि आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल के क्या है, हम रूट कॉज पे तो बात ही नहीं, टॉपिक टॉपिक क्या है आपका, कि वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपने बात की लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की, नहीं की ना, हम्म। यहाँ पे बात तो नहीं हो रही लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की कहीं पे भी। एग्जैक्ट बात, वो एग्जैक्ट जो बात है वो कहाँ हो रही है, वो यहाँ हो रही है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की बात। और इसी वजह से इस इधर और उधर दोनों आर्ग्यूमेंट्स भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो अपना टॉपिक है उस पे जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है। और जो जेनेरिक जस्टिफिकेशन है और ये जो रेपिटेशन ऑफ द चीजें हैं इनको खत्म करेंगे, और ऊपर वाले सारे पॉइंट्स इन सब के साथ मर्ज करके इनको, इनकी लेंथ पैराग्राफ की इंक्रीज करनी है। इधर एविडेंस लाना है हर एक आर्ग्यूमेंट के साथ, और आर्ग्यूमेंट पे ज्यादा फोकस करना है जो कि आपका स्टांस है। एक बार हम्म। स्टांस डिफेंड कर लिया, जस्टिफाई हो गया, फिर ये सारी चीजें आप करते रहिएगा जो ऊपर आप करके आए, रूट कॉज, ठीक है। उसे रूट कॉज कुछ ही नहीं है हम्म। आपसे, वो कहता कि मुझे बताएं कि व्हाट आर दी ऑब्स्टेकल्स बिहाइंड द मैम मैं एजुकेशन एक डाउट क्राइसिस। में था कि ना, मतलब ये भी मेरे जहन में बात फीड कर दी गई है किसी टीचर से कि आप पहले ग्राउंड सेट करें अपने डिस्कशन का, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो चीज कैसे पहुंची आप तक। तो मेरे जहन में ना फिर तो वही, आप स्टांस मतलब से हट सारी गए ना, चीज। फिर आप क्या हो गए, डिविएट हो गए। ठीक है। अब यहां तक वो आएगा, पढ़ते पढ़ते इतने सारे पैराग्राफ, एग्जामिनर तो थक जाएगा, वो बेचारा, कोई क्या कहते हैं उसको, सीनियर सिटीजन है, ठीक है। सीनियर सिटीजन को हम्म। परेशान नहीं करना, उसको फैसिलिटेट करना है। आप अपने पहला पहले ही आप अपना स्टांस बता दें, स्टांस के आर्ग्यूमेंट्स बता दें, उसके बाद रूट कॉज भी बता दीजिएगा, उसके बाद बता दीजिएगा उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं। ठीक है। एक बार हम्म। स्टांस तो जस्टिफाई कर लें, स्टांस डिफेंड हो गया तो बस आपका पेपर पास हो गया। हम पेपर पास करने पे फोकस करेंगे ना। श्योर मैम, आई गॉट इट। अब मुझे आपने क्या करके देनी है, इन सब के नीचे केस इन पॉइंट विथ एविडेंस निकाल के देने हैं। ठीक है। ये जस्टिफिकेशन है, हम्म। ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे आएगा केस इन पॉइंट में एविडेंस, फैक्ट्स, फिगर्स, किसी भी बॉडी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डेटा, किसी कोई हम्म। सर्वे, ये सारी एविडेंस होती हैं। ठीक है।
कोई रिसर्च जी जी मैम। एविडेंस डालें, इन सब पॉइंट्स के नीचे आप एविडेंस डालेंगे। अब देखें, पॉवर्टी बिकम्स अ मल्टी डायमेंशन, व्हाई एवरी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब हम मुद्दे पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है, मुझे तो समझ में आ रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी क्या होता है कि हम अपने लफ्जों से उस चीज को बयान करें, बजाय से इसके कि अगला बंदा बैठ के गैस करे या अपना अपनी नॉलेज यूज करके बोले कि हाँ भाई यहाँ पे ये लिखना चाह रहा होगा कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, तो वो गरीब है, तो वो गरीब के गरीब ही रहते हैं। ठीक है, बात तो यही करना करना चाह रहे हैं ना आप। लेकिन मुझे बताएं कि इसका ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन से लिंक किस तरह से बन रहा है। तो आपने क्या करना है, अपने क्लॉजेस यूज करने हैं, क्लॉज, ठीक है। और अगर आप क्लॉज में भी नहीं बयान कर पा रहे तो आप सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस यूज करें और जुमला इस तरह से लिखें कि आपकी बात मुकम्मल कन्वे हो जाए, कि जिसमें लिंक बन जाए किसके साथ, आपके टॉपिक के साथ। समझ रहे हैं? अब ये हो गई यस मैम। जेनेरिक बात। ये हो गई जेनेरिक बात कि पोवर्टी बिकम्स अ मल्टी डायमेंशनल ट्रैप। ये कोई भी एवरेज स्टूडेंट, एवरेज बच्चा जो होगा ना, वो इसी तरह से लिख के आएगा। सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन एल्स? बाय मेकिंग योर आर्ग्यूमेंट्स कॉन्क्रीट। ठीक हो गया। और उसको कॉन्क्रीट करने के लिए ये वर्डिंग चेंज करें, अपना आइडिया ठीक से एक्सप्रेस करें विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, विथ कंप्लीट नॉलेज, विथ कंप्लीट सेंस। लॉस ऑफ इन्वेंशन एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। अब इसको इस तरह से करें ना कि कि किस तरह से लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है, लीड्स टू, कुछ इस तरह से वर्डिंग यूज करें, लीड्स टू, जैसे हो जाएगा कि हमारी लॉस हो रहा है, आपने कहा इनोवेशन का और साइंटिफिक प्रोग्रेस का। तो उससे क्या है कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहेगा, पीछे रहेगा, है ना। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बात जो एक रह जाती है, इसको आपने इंग्लिश में लिखना है खुद अपने लफ्जों में। पोवर्टी बिकम्स अ हम्म मल्टी जनरेशनल ट्रैप, हम्म। बिकॉज करके इसका रीजन देंगे, क्योंकि क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगी या अनस्किल्ड लेबर होगा, तो वो गरीब ही ओके रहेगा। मैम। आई गॉट इट। तो मतलब सब हेडिंग्स में कोई बात एक्सप्लेनेशन पूरी है? करनी है जी। ये जो आपने हम्म। जस्टिफिकेशन नीचे दी हुई है ना, आप जुमला इस तरह से बनाए कि बात मुकम्मल हो जाए। ये तो फ्रेज है, ये क्लॉज भी नहीं है। हाँ। ये तो ये दे, आपने वो मेरा लेक्चर देखा था जो मैंने आपको कल सेंड किया था? नो मैम। सही है, तो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा। उसमें मैंने क्लॉजेस, श्योर। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस यही पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ फ्रेजेस की जगह क्लॉजेस यूज करें ताकि आपका स्टांस कंप्लीट जाए। वीक एंड पुअर गवर्नेंस। अब मुझे बताएं इसका टॉपिक से क्या लिंक है, वीक एंड पुअर गवर्नेंस से लॉस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, पता चल रही है? नहीं पता चल रही। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, वीक एंड पुअर गवर्नेंस, वीक गवर्नेंस एंड पुअर डेमोक्रेसी। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, कि आपके पास इस तरह की कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं बनेगी, अवेयरनेस नहीं होगी, यही बात है ना। बिल्कुल। लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा जो आपने नीचे लिखी हुई है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। तो इसको हटाएं और पूरी सेंस कन्वे करें, यूज क्लॉज और यूज आइदर यूज सेंटेंसेस, ठीक है। और फिर उसके नीचे हर आर्ग्यूमेंट के नीचे क्या आएगा, केस इन पॉइंट, केस इन पॉइंट में क्या आएगा, एविडेंस आएगा। अब आप बताइएगा कि किस तरह से इलिटरेसी और डेमोक्रेसी एक साथ नहीं चल सकती, ठीक है। हम्म। बिकॉज डेमोक्रेसी जहाँ पे इलिटरेसी होगी, वो बंदा क्या करेगा, वो तो कहेगा कि हाँ भाई मुझे तो मिलती रहे बेनजीर इनकम सपोर्ट, मेरे तो मजे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा तो मैडम, इस वो चीज कभी की हम इससे कहाँ से ज्यादा देख, कर। जी। इस चीज की डेली बेसिस पे कैसे करें प्रैक्टिस, हेडिंग्स के हवाले से, सब हेडिंग्स के हवाले से? ये ये तो आपने बेटा आउटलाइन दोबारा बनानी है ना, ये जी दोबारा जी, वो तो। बनाएंगे, फिर आउटलाइन प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक डिकोड करेंगे, टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, डिकोड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपका हम्म टॉपिक डिकोडेशन का इशू नहीं है, इसको आपने डिकोड तो ठीक किया हुआ है, लेकिन आपका आर्गुमेंटेशन का इशू है, प्रायोरिटाइजेशन का इशू है, ठीक है। आपका ये हम्म। फ्रेजेस का इशू है, ये जो आपने फ्रेजेस लिखे हुए ना, ये टॉपिक से लिंक नहीं करे। फिर आपने क्या कहा, टर्निंग एवरी चिल्ड्रन इनटू पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एसेट, अब ये आपने रेकमेंडेशन दे दी है ना।
बिल्कुल लेकिन ऐसा ही देखिए है। आर्ग्यूमेंट कितने कम थे, इस वजह से मैं कह रही थी कि वो जो रूट कॉज आपने ऊपर दिए हुए थे ना, उन रूट कॉज को हम्म। आर्ग्यूमेंट में मर्ज कर दें ताकि आपके आर्ग्यूमेंट बढ़ जाए। आप 5 आर्ग्यूमेंट देके 5 ही रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, ठीक है? तो आपने स्टांस पे तो ज्यादा आर्ग्यू किया ही नहीं, उसको तो जस्टिफाई किया ही नहीं आपने। हमेशा आपके आर्गुमेंटेशन आपकी स्टांस पे ज्यादा होनी चाहिए, रिकमेंडेशन सिर्फ 3 दे। हमारा काम ये रिकमेंडेशन, अभी उसने आपसे मांगी, उसने कहा कि मुझे बताओ हाउ टू टर्न द एवरी चाइल्ड इनटू एसेट, नहीं मांगी ना? नहीं नहीं बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई, तो आपने तो मैक्सिमम बात इसी पे करनी है कि अपॉर्चुनिटी लॉस कैसे हुई है। आप इसमें इतना टाइम लगा देंगे ना तो आप अपना स्टांस डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे। कितने सारे आर्ग्यूमेंट है जो आप लिख सकते थे, आपने नहीं लिखे, मिस कर दिए, और आउटलाइन कितनी बड़ी हो गई और सिर्फ जेनेरिक बातें हैं, एविडेंस भी नहीं है। ये तो सारी जेनेरिक चीजें हैं। चौथा पांचवा एविडेंस किधर है? एविडेंस वाओ, एविडेंस तो 5 है, आर्ग्यूमेंट 5 है, और रिकमेंडेशंस 6 हैं। आप देखें, ये तो ठीक बात नहीं है ना? जिस बिल्कुल चीज नहीं पे है। बात करनी थी, ये फिर इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस है, ठीक है? जिस चीज पे बात करनी थी उस पे तो आपने बात की नहीं। ऊपर वाले रूट कॉजेस निकालें, उसको इसमें मर्ज करें, और इस पे तो 8 पॉइंट तो होने चाहिए थे, आर्ग्यूमेंट 8 पॉइंट होते, फिर रिकमेंडेशन 3 होती। बस 3 से ज्यादा मैं नहीं कहती। अनटिल अनलेस का टॉपिक ही ऐसा है कि वो कह ही रहा है कि आप बताएं भाई, सोल्यूशन बताएं, आप मुझे सॉल्व करके बताएं। अगर यहाँ पे तो वो उसमें बात कर रहा है कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कैसे, पहले तो आप अपने सेंटेंसेस को इस तरह से लिखें, आर्ग्यूमेंट्स को इस तरह से लिखें कि हर बात को लॉस्ट अपॉर्चुनिटी से लिंक करें। ये हो गया बिल्कुल जेनेरिक, इसका टॉपिक से क्या लिंक है पता ही नहीं चल रहा, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे है पता ही नहीं चल रहा, ठीक है? तो वो आप बताएंगे कि इनोवेशन इंडेक्स में इसराइल ऊपर है भाई, आपका बच्चा किधर है? आपकी पॉपुलेशन, डिविडेंड का तो फायदा नहीं है, आपकी पॉपुलेशन तो फिर क्या बन गई, बॉम्ब बन गई, डिजास्टर बन गई। उसको जो बिल्कुल डेमोग्राफिक डिविडेंड है आपका, उसको तो आपने कन्वर्ट किया ही नहीं। तो आप ये बात यहाँ पे लिखें, ऐड करें। आप लिखें कि ये जो पॉवर्टी है क्यों है, क्योंकि हर क्लास जो आप ज्यादा पढ़ते हैं उससे आपका जो सैलरी का पैकेज है वो इंक्रीज होता है। सही है? जो बच्चा मिडिल स्कूल पढ़ के सिर्फ निकला है उसको, वो क्या ही काम करेगा, क्या एम्प्लॉयमेंट लेगा वो, बनस्बत उसके जो बच्चा ग्रेजुएट है, या जो अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे गया है। तो वर्ल्ड बैंक क्या कहती है कि विद एवरी इंक्रीज इन दी स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उससे क्या होता है, आपके एम्प्लॉयमेंट की जो रेशो होता है उसमें इजाफा भी होता है, और सैलरी पैकेज में भी होता है। तो गरीब बिल्कुल। का बच्चा गरीब ही रहेगा। अब मैं आपको, अब फिर हम पैराग्राफ पे आते हैं, तो मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स बताती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को आर्ग्यूमेंट्स बताती हूँ जो वो नहीं लिखते ना, जो जो उन्होंने मिस किए हुए होते हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। अभी आपका ऐसे सिर्फ जेनेरिक है, ड्राई है, टॉपिक से लिंक नहीं है, और उसकी प्रायोरिटाइजेशन ठीक नहीं है। सही है? इसको आपने दोबारा ठीक है। रीराइट करना है, और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि रूट कॉजेस को तो आर्ग्यूमेंट्स बनाए, आर्ग्यूमेंट्स 8 बनाए, आपने 4 लिखे हुए, इसको डबल करें। और फिर इन रिकमेंडेशंस को ना, अब ये देखें, ये रिकमेंडेशन दे दी आपने, लेकिन इसका ऊपर, इसको ऊपर लिखा था आपने, ये नहीं लिखा था। मसला तो आपने बताया नहीं, मसले का हल बता दिया। मसला तो पहले बताएं, गर्ल्स एजुकेशन पे आपने ऊपर आर्गुमेंट पे तो बात की ही नहीं। नहीं वो मैम जेंडर गैप की मैंने बात की थी, जो सेकंड हेडिंग आपने कट की थी ना उसमें की हुई थी अच्छा, बात। जी जी। कहाँ की है जेंडर पे? इधर नहीं की सेकंड ना। हेडिंग से। ये है, ये आपका ऐसे है, ये आपका स्टांस है, इधर नहीं हुई भी ना। बस, ये स्टांस है, नहीं जो रिकमेंडेशन था इसकी ना, है। करंट सिचुएशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। हाँ, तो ये तो हेडिंग मिस्टेक अच्छा। है ना, तो ये तो आना ही नहीं हम्म। चाहिए था, है ना? ये तो ऐसे का पार्ट ही नहीं है ना, नहीं आएगा ऐसे में। तो ये तो हमने वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस चीज को आपने कहाँ लेके आना है बेटा? आर्ग्यूमेंट में लेके आना है, ठीक है? मैंने आपको कहा था ना, ये सारे फैक्ट्स फिगर आप कहाँ देंगे, अपने बॉडी पैराग्राफ में देंगे। ऑल राइट, इसी जो की जो आपके थर्ड हेडिंग आर्ग्यूमेंट्स है ना है। मैम, 3.3, जेंडर गैप इन एजुकेशन, हाँ, इसके बेसिस पे मैंने वो रिकमेंडेशन दी है। ठीक है। अब इसको आपने किधर लेके आना है? आर्ग्यूमेंट में लेके आना है, ओके? वो जो ओके 4 आई गॉट इट। आर्ग्यूमेंट है ना, उसको इंक्रीज करके ये एक ऐड करके 5 हो जाएंगे, और 3 फिर और भी ऐड करने हैं हमें। और उसमें से एक बिल्कुल कौन सा आएगा? ये आएगा, प्रोवेंशियल डिस्पैरिटी, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है बेटा, जो आपने यहाँ बिल्कुल। ऊपर एज अ वो लिखा हुआ है, ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? सोशल डिवाइड हम्म, का, अर्बन बिल्कुल रूरल डिवाइड, आपने सुनी है बात ये? बिल्कुल वो भी बिल्कुल। अलग आर्ग्यूमेंट है। सो ये प्रोवेंशियल हम्म, डिस्पैरिटी तो अलग है, अर्बन रूरल डिवाइड अलग है। तो फिर हम्म, सातवां आर्ग्यूमेंट वो हो जाएगा। ऐसे ही ना जाने कितने आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग थे। जेंडर गैप तो सिर्फ आपने इलिटरेसी पे किया है, इलिटरेसी पे अलग लिखेंगे,
और हम्म। चाइल्ड मैरिज पे अलग लिखेंगे। ठीक है, 8 आर्ग्यूमेंट तो ये हो गए आपके। और भी बाकी फिर मैं बताती हूँ। हमेशा अपने स्टांस को डिफेंड करना होता है, उस पर सबसे ज्यादा बात करनी होती है। मेजर पोर्शन ये, बाकी तो इधर उधर की बातें हैं, इधर उधर की बातों पे मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, इस पे मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। फिर रूट कॉज आपने पहले लिखे हुए हैं, रूट कॉज इन सबको नीचे लेके आए, आर्ग्यूमेंट का पार्ट बनाए और इसको हटा दें। अच्छा जी, अब हम आते हैं। हम्म, कहाँ गए, इधर यहाँ पे थे हम, टर्निंग एवरी। ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या कह रही हूँ कि आप बस 3 ही लिखें। जब आप आर्ग्यूमेंट ज्यादा लिखेंगे, अपना सारी एनर्जी टाइम अपने आर्ग्यूमेंट्स पे दें, तो फिर बचेगा नहीं, टाइम बच गया ऐसे में, तो फिर आप लिख लीजिएगा, ज्यादा आपको रिकमेंडेशन देनी हो नहीं तो फिर 3 पैराग्राफ काफी होते हैं कंक्लूजन से पहले किसी भी चीज को रिकमेंड करने के लिए। इनको आप वैसे मिला भी सकते हैं। ये ये ठीक है, ये ठीक है, ये कैसे भी मिला ठीक है। सकते हैं मैडम, ये थोड़ा बताएं। क्लैप कर देना, ये जो आपने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी की बात जो है, ये आप इधर ले आए। हम्म। उन्होंने क्या कहा था कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन देंगे। अब अगर टीचर घोष बना हुआ है तो हर बच्चे को फ्री एजुकेशन तो मिल नहीं सकती। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इन दोनों को 2 सपोर्टिंग सेंटेंसेस आप दे दें। ठीक है, एक ये दे दें हम्म। कि फ्री एजुकेशन सबका राइट है, लेकिन फ्री एजुकेशन तभी मिलेगी जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। अगर स्टूडेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है तो फ्री एजुकेशन कैसे मिलेगी, जब घोस्ट स्कूल है। ठीक है, घोस्ट स्कूल है, बजट आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, पैसे खा रहे हैं सब लोग, बच्चे को जो तालीम मिलनी थी वो तो मिल नहीं रही। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आर्गुमेंट को लिंक करके क्लब कर सकते हैं। ये जो है ना मॉडर्नाइजेशन करिकुलम, ये और ये सब आप कहाँ लेके जाएंगे, इधर जीडीपी में लेके जाएंगे। ये पैसा बढ़ेगा जीडीपी का, पैसा बढ़ेगा तो पैसा हम्म। खर्च कहाँ होगा, क्रिटिकल थिंकिंग पे। मॉडर्नाइजेशन में होगा बिल्कुल। जी, उस पे होगा कि आप अपने स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं, आप करिकुलम को यूनिफॉर्म बनाएं, आप ये जो सारे अलग अलग स्ट्रेटा ऑफ द स्कूल्स हैं, अलग अलग बोर्ड हैं, इन सबको यूनिफाई करें। ठीक है, तो ये जीडीपी का पैसा इधर लगेगा, तो ये इन दोनों को आप क्लब कर दें, इनको क्लब कर दें, और एक गर्ल्स एजुकेशन और सोशल डिवाइड पे सिर्फ एक बना दें, तो इस तरह से आपकी 3 हेडिंग्स हो जाएंगी ओके मैडम। किसी रिकमेंडेशन की। अब आपकी आउटलाइन ठीक हो गई, आप ठीक है, अब ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं आपको न्यू लिंक सेंड करती हूँ, फिर हम उस पर हम इंट्रोडक्शन और ऐसे वगैरह करते हैं। ओके मैडम।